आइए दोस्तों, आज हम थोड़ा सा और समझते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। कल हमने एक पोएम पढ़ी थी, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, और आज ये सेकंड पोएम है जो इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। इसका नाम है बिर्चेस। बिर्चेस इज अ काइंड ऑफ ट्री जिसको हमारी भाषा में भुर्ज के वृक्ष या भुर्ज के पेड़ कहा जाता है, जो अक्सर बर्फीले पहाड़ों पर पाए जाते हैं। तो आइए थोड़े से जो की फैक्ट्स हैं इसके वो आपको समझा देता हूं। बिर्चेस इज ए पोएम बाय अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बिल्कुल स्पष्ट है कि बिर्चेस जो कविता है वो अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट पब्लिश्ड इन द अगस्त 1950, यानी 1915 में इसको सबसे पहले प्रकाशित किया गया है, या फर्स्ट पब्लिकेशन जो है इसका वो 1915 में हुआ है। इशू ऑफ द एटलांटिक मंथली, ये मैगजीन का नाम है दोस्तों, एटलांटिक मंथली, इसमें इसको प्रकाशित किया गया है। टुगेदर विद द रोड नॉट टेकन, और इसी के साथ में द रोड नॉट टेकन भी पब्लिश की गई, और द साउंड ऑफ द ट्रीज इसको भी प्रकाशित किया गया एज ए ग्रुप ऑफ पोएम्स, एक ग्रुप के रूप में। कब प्रकाशित हुआ है दोस्तों? 1915 में। इट वॉज इंक्लूडेड इन फर्स्ट थर्ड कलेक्शन ऑफ पोएट्री, और इसके बाद में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उनका जो थर्ड कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, जिसको माउंटेन इंटरवल कहा जाता है, 1916 में आया है दोस्तों, उसमें इसको प्रकाशित किया गया है दोबारा से। कंसिस्टिंग ऑफ 59 लाइन्स, इस कविता में थोड़ा लॉन्ग पोएम है दोस्तों, इसमें 59 लाइन्स हैं। इट इज वन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट मोस्ट पोएम्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो सबसे अच्छी कविताएं हैं दोस्तों, उनमें से एक ये कविता है। along with other poems, इनकी अन्य कविताओं के साथ साथ they deal with rural landscape, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो रूरल परिवेश से रिलेटेड जो ग्राम्य कविताएं हैं या प्राकृतिक वातावरण की जो कविताएं हैं, उनमें से एक जो है ये है बिर्चेस। इट शोज फ्रॉस्ट एज ए नेचर पोएट, और इस कविता को जो हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं ये एक नेचर कवि के रूप में जाने जाते हैं। इस कविता को पढ़ करके आपको ऐसा लगेगा, वैसे तो इनकी कई कविताएं हैं जिनमें प्राकृतिक वातावरण का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। फ्रॉस्ट राइटिंग ऑफ दिस पोएम was inspired by another similar poem, ये जो इस कविता को लिखने की जो इंस्पायरेशन है दोस्तों, प्रेरणा इन्होंने ली है एक अन्य कविता से जिसका नाम है स्विंगिंग ऑन ए बिर्च ट्री। स्विंगिंग ऑन ए बिर्च ट्री बाय अमेरिकन पोएट लूसी लारकॉम। तो लूसी लारकॉम के द्वारा ये एक अन्य कविता लिखी गई है जिसका नाम है स्विंगिंग ऑन ए बिर्च ट्री। इससे ये प्रेरित हुए और उन्होंने लिखा इस कविता को, और इनका खुद का जो एक्सपीरियंस था, हिज ओन एक्सपीरियंस ऑफ स्विंगिंग बिर्च ट्री पर झूलने का इनका जो खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों, उसने भी इनको इस कविता को लिखने के लिए प्रेरित किया है। फर्स्ट वंस सेड, इन्होंने एक बार कहा, इट वॉज ऑलमोस्ट सैक्रिलीजियस, यह अपवित्रीकरण की तरह है, या यूं कहिए कि तोड़ने मरोड़ने की तरह है। क्लिम्बिंग ऑन ए बिर्च ट्री, एक भुर्ज के वृक्ष पर झूलना। टिल इट बैंड, जब तक कि वो झुक ना जाए। टिल इट गेव एंड सूक्ड टू द ग्राउंड, जब तक कि वो उसकी जो टहनियां हैं वो जमीन से ना लग जाएं। बट दैट इज व्हाट बॉयज डिड इन दोज डेज, और कभी ना कभी दोस्तों, अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपका परिवेश थोड़ा ग्राम्य रहा होगा, तो आप भी शायद किसी न किसी पेड़ की डाल पर कभी थोड़ा सा झूले होंगे। रिटन इन 1913 एंड 14, कहा जाता है कि इसको लिखने का जो साल है दोस्तों वो 13-14 रहा होगा, 1913-14।
फर्स्ट अपीयर्ड इन, ये मैंने आपको बता दिया, द एटलांटिक मंथली में इसको प्रकाशित किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है दोस्तों, दिस पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। तो दोस्तों ये जो कविता है ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई कविता है। यदि आप ब्लैंक वर्स को समझना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगा और आप उसको पूरा देख सकते हैं कि सिलेबल क्या होता है, फुट क्या होता है, मीटर क्या होता है, और ये पोइट्री के जो प्रकार हैं इनको भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वीडियोस आप देख लीजिएगा। With a particular emphasis on the sound of sense, the language is कंट्रोवर्शियल नहीं है, कन्वर्सेशनल है। हाँ, वार्तालाप इसमें दिखाया गया है दोस्तों, कन्वर्सेशनल। यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन आई एंड सेकंड पर्सन यू, उन्होंने इसमें आई और यू जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, प्रोनाउंस का प्रयोग किया है। आइए अब मैं आपको, देखिए ये थोड़ी लॉन्ग पोएम है दोस्तों, तो इसमें मैं आपको आज समरी बताऊंगा और इसका टेक्स्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप उसको एक बार लाइटली पढ़ लीजिएगा, ताकि कल जब मैं आपको पूर्ण कविता आपको समझाऊं लाइन बाय लाइन तो आपको थोड़ा समझ में आए। देखिए बिट्स समरी, ये देखिए कुछ एक मैंने इमेज लगा दी है जिससे आपको कुछ फीलिंग आए, एहसास हो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ये लाइन भी लिखी है, सो वाज आई वंस माई सेल्फ अ स्विंगर ऑफ बिर्चेस, ये इसी कविता की लाइन है। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी। तो आइए उस समरी आपको बताता हूँ। व्हेन द स्पीकर सीज अ रो ऑफ बेंट बिर्चेस, जब जो लेखक है वो देखता है बुर्ज के वृक्षों की एक कतार और जो झुके हुए हैं, इन कंट्रास्ट टू द स्ट्रेट ट्रीज, जो सीधे खड़े हुए बुर्ज के वृक्ष हैं उनकी तुलना में, ही लाइक्स टू थिंक, तब वह सोचता है, दैट सम बॉय हैज बीन स्विंगिंग देम, कि निश्चित रूप से वो जो पेड़ जो झुके हुए हैं, जिनकी टहनियां झुकी हुई हैं, उन पर निश्चित रूप से कोई बच्चा झूलता होगा, तभी वे झुक गए हैं। ही देन रियलाइज, और जनरली वो रियलाइज करने लगता है, दैट इट वाज नॉट ए बॉय, कि ऐसा नहीं है कि ये जो पेड़ हैं ये किसी लड़के के झूला झूलने से झुक गए हैं, रेदर देन द आइस स्टॉर्म, उसको लगता है कि ऐसा लड़के के झूलने से नहीं, बल्कि जो बर्फीला तूफान है उसके कारण से ऐसा हुआ है कि ये जो बुर्ज के वृक्ष हैं ये नीचे को झुक गए हैं। दैट हैड बेंट द birches on a winter morning, freezing rain covers, on a winter morning freezing rain covers the branches with ice। वो ये कहना चाहता है दोस्तों कि कई बार जो जाड़े का समय है उसमें अक्सर जो बर्फ गिरती है, उस बर्फ से जो पेड़ की टहनियाँ होती हैं उन पर बर्फ जम जाती है, और उस बर्फ के भारी होने के कारण वो टहनियाँ नीचे की ओर, जमीन की ओर झुक जाती हैं। विच देन क्रैक्स एंड फॉल्स टू द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और धीरे धीरे जब ब्रीज हवा चलने लगती है तो वो टहनियाँ जो नीचे झुकी होती हैं और धीरे धीरे उनकी बर्फ गिरने लगती है। द सनलाइट रिफ्लेक्ट्स ऑन द आइस क्रिस्टल मेकिंग अ ब्रिलियंट डिस्प्ले, और वह जो चमकीली बर्फ होती है जब वो गिरती है, टूटती है, बिखरती है, तो उसमें जो सन रिफ्लेक्ट होता है उससे बहुत ही सुंदर चमक उत्पन्न होती है। When the truth strikes the speaker, जब जो सच्चाई है वो पता लगती है स्पीकर को, यानी लेखक को, पोएट को, he still prefers his imagination, तब दोस्तों वो अपनी कल्पनाओं में और ज़्यादा खो जाता है। पहले वो जनरली बॉय की बात करता है कि ये जो सारे वृक्ष हैं ये एक लड़के के झूला झूलने की वजह से नीचे को झुक गए हैं, और फिर बाद में वो रियलाइज़ करता है कि नहीं नहीं, ये कोई लड़का नहीं है जिसके झूलने से ये झुके हों, बल्कि ये बर्फीला तूफान है, उसके कारण ऐसा हुआ है। और इन बातों को सोचते सोचते दोस्तों वह खुद अपनी कल्पना में खो जाता है, और वो ये इस पोएम में ये बताता है कि मैं खुद भी एक स्विंगर ऑफ ब्रिचेस रहा हूँ, यानी बुर्ज के वृक्षों पर झूला झूलने वाला मैं खुद भी रहा हूँ, मैंने भी अपने बचपन में ऐसा किया है। तो दोस्तों वो अपने बचपन की इमेजिनेशन में यहाँ पर चला जाता है। A boy swinging and bending the birches, the speaker says he also was
आ स्विंगर ऑफ ब्रिजेस। देखिए उसने कहा है इस कविता में कि वो खुद भी एक स्विंगर ऑफ ब्रिजेस रहा है, एक झूला झूलने वाला जो पेड़ों की टहनियों पर झूला झूलते हैं। When he was a boy and wishes to be so now, और जब वह बच्चा था तब वो ऐसा किया करता था और अब भी वो ऐसा करना चाहता है। When he becomes weary of this world, जब वह थक जाता है, जब उसको इस संसार उबाऊ लगने लगता है, तब उसका मन करता है कि वह एक बच्चे की भांति, एक छोटे बच्चे की भांति फिर से इन वृक्षों पर जाए और जा करके अपने बचपन में जैसे वो उन पर झूला खाया करता था, उनकी टहनियों को झुकाया करता था, ऐसे ही अभी वो उन पर झूला झूले। एंड लाइफ बिकम्स कंफ्यूज्ड, और जब वह संसार की चीज़ों से परेशान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, निराश होने लगता है, तब उसका मन ऐसा करता है। ही वुड लाइक टू गो टुवर्ड हेवन, तब वो कहता है कि ऐसे समय में ही मेरा मन करता है कि मैं उस ब्रिजेस की टहनी को पकड़ूं और उस पर झूला झूलूं और सीधे जमीन से हेवन की ओर ऊंची उड़ान लूं। हेवन बाय क्लिम्बिंग ए ब्रिज ट्री, देखिए यहाँ पर स्पष्ट है कि ब्रिज ट्री की वो बात कर रहा है। एंड देन, और फिर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा कही गई लाइन है। तो दोस्तों बहुत ही फेमस लाइन है इनकी जो मैं यहाँ आपको बताता हूँ। एंड देन कमिंग बैक टू अर्थ, तो वो ब्रिजेस का जो पेड़ है वो उसको ऊपर ले जाता है, फिर जमीन तक लाता है। तो कहते हैं बिकॉज द अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। तो दोस्तों आपसे ये पूछा जाएगा कि हु सेड अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, किसने कहा है कि अर्थ जो है वो एक राइट प्लेस है प्रेम करने के लिए, जीवन जीने के लिए। तो ये इसी की दोस्तों लाइन है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ में आ गई होगी दोस्तों। आज मैं आपको टेक्स्ट भी दे दूंगा, उस टेक्स्ट को आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ताकि जब मैं आपको कल ये पोएम समझाऊं दोस्तों तो आपको इसको समझने में आसानी हो। आपको बता दूं थोड़ा लंबी पोएम है, 59 लाइन से, कोई छोटी पोएम नहीं है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये समरी एक बार आप खुद से रिवाइज कर लीजिएगा और ये जो इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स आपको बताए हैं इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में इसी पोएम के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।